हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है इस चैनल पे फिर से। और आज पार्ट 6 दैट इज सीरीज नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। चलिए, तो इसमें जो है कि आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर 6 है, एसी चैप्टर 7 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 तीनों पार्ट को इसमें कराएंगे। इसमें काफी कम क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर कि व्हाट आर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बहुत बार यह क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला बात है आंसर लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हेडिंग बना देंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मेन हेडिंग हो जाएगा और इसमें हमारा रहेगा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या रहेगा? फर्स्ट लॉ, अब फर्स्ट लॉ में आपको जो लिखना है, बहुत इजी चीज लिखना है, वेन इवर, ठीक है। इसको हेडिंग में रखेंगे, थोड़ा मोटा चल रहा है ये। वेन इवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट then some EMF, that is electromotive force, is induced in the coil, ठीक है। then some EMF is induced in the coil, यहाँ पे कर देंगे फुल स्टॉप। और आपको अगर मान लीजिए डायरेक्टली पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अगर ऐसा सवाल पूछता है तो यही लिखना है आपको, whenever there is relative motion between a coil and a magnet then some EMF is induced in the coil and the induced, yeah, this is known as electromagnetic induction, ठीक है। और द EMF is known as induced EMF और करंट is known as induced current। बहुत सारा चीज ऐसे आता है। सेकेंड लॉ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया और फिर सेकेंड लॉ देखिए। तो सेकेंड लॉ में क्या है कि जो ईएमएफ बनता है ना, उसी के बारे में लिखा हुआ है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ change in magnetic flux, that is EMF is directly proportional to d phi by dt। यही लॉ है, ठीक है। तो ये है, इसको दोनों को आप लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स आसानी से मिल जाता है, बहुत आसान सा है। यहाँ पर यार हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से, d phi इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। हम आपको जानकारी के लिए फ्लक्स का यहीं पे बता दे रहे हैं, बी इंटू एरिया होता है, ठीक है, जिसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है, या फिर हो जाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, तो वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन भी आपको लिखना होगा, तो एम, है ना, जैसे कि हम लोग इसको निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी, तो यहाँ से बी निकालोगे आप तो हो जाएगा एफ बटा क्यू इंटू भी हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस 2 और ए टी, और इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एम टी माइनस 2 और ए माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 और इसका एल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसका, नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इसका जो फार्मूला होता है फ्लक्स का यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग रखे हैं लेंज लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज लेंज लॉ, बहुत आसान है, ये भी आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो व्हाट इज लेंज लॉ, आंसर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और हेडिंग इस प्रकार से बना देंगे, लेंज लॉ ऐसे, ठीक है। अब लेंज लॉ में क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पर लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, और ऐसे लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें क्या है लेंज लॉ में, यही बात है, द
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, अभी जस्ट लिखे थे ऐसा हम लोग, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल always opposes the cause that produces it, दैट इज, इसको जब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे लिखेंगे, तो बस ऐसे लिखेंगे, d∅dt। फेरेडेज लॉ याद है, फेरेडेज लॉ में क्या लिखते थे हम लोग, यहाँ पर माइनस नहीं रहता है लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा, यही इसमें है, ये हमारा हो जाएगा लेंस लॉ। तो बस इतनी सी चीज आपको लिखना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है ना, बहुत इजी है। चलिए आप देखिए क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, एक और चीज इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, इट इज, है ना, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है लेंज लॉ, एक्सप्लेन करने के लिए पहले यह क्वेश्चन आता था बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाला हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन जो है डिफाइन एल, है ना, और एम, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, डिफाइन करके हम लोग लिखेंगे, डिफाइन फर्स्ट नंबर एल, जिसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। और सेकेंड वाला जो है एम, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दो डिफिनीशन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस चैप्टर से ज्यादा उम्मीद है कि आपको फैराडेज लॉ ही आएगा, तो इसको भी देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर बना लेंगे, फर्स्ट वाला जिसको हम लोग एल लिखे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे बना दिए हम लोग। अब इसको क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट, ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट द सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे, ठीक है, जो फ्लक्स होता है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो एल आई आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसका डिफिनेशन लिखना होगा, तो डिफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे उससे पहले, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 5/I, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, है ना, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वेरिएबल करंट, है ना, वेरिएबल करंट होता है ये, तो वेरिएबल करंट उसको उधर हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, वेरिएबल करंट इन द लूप, ठीक है, इज कॉल्ड एल, एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका से भी लिखा जाता है, इस तरह से एक डिफिनीशन हो गया, और यहाँ पर और करके लिख दे रहे हैं, है ना, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, द फिनोमिनॉन ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF in a coil due to variable current in the loop itself is known as सेल्फ इंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका फ्लक्स का होता है वेबर और इसका हो जाएगा एम्पियर, तो हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद जो होता है यूनिट, इसका एसआई यूनिट का बात पूछेगा आपको एग्जाम में स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो ये होता है हेनरी, जिसको एच से इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो हेनरी हो जाएगा, या वेबर पर एम्पियर हो जाएगा, या टेस्ला, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर और पर एम्पियर, तो ये सब यूनिट है। और डायमेंशंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्लक्स का लिखिए, फिर इसका लिखिए, फिर आप इसको लिख सकते हैं। तो डायमेंशन भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट रहता है। तो डायमेंशन जो है स्टूडेंट, अभी जैसे कि हम लोग लिखेंगे एल का डायमेंशन 5/I लिखेंगे, तो जल्दी से BA कर लेंगे, फिर AI हो जाएगा,
और इसका हो जाएगा F/Q इंटू V इंटू A इंटू I, ठीक है, A इंटू I ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा MLT-2 और एरिया का होता है L स्क्वायर और इसका हो जाएगा AT LT-1 और इसका A हो जाएगा। तो L से L एक मर जाएगा, T से T मर जाएगा, तो ML स्क्वायर T-2 A-2 सब पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स ML स्क्वायर और T-2 और A-2, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन और यूनिट सब चीज सेम होगा, ठीक है। इसका बहुत तरीके से डिफिनीशन लिखा जाता है 1 हेनरी का, है ना, बट हम लोग यही रखेंगे एग्जाम के लिए, है ना, कि द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू वेरिएबल करंट इन द लूप इटसेल्फ इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इसको लिख लेंगे। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसी तरीके से लिखना है हमको, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी इसमें हम लोग बढ़िया सा हेडिंग ऐसे बना देंगे M इज इक्वल टू, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे बना देंगे हेडिंग बढ़िया सा, और जैसे इसको लिखे थे इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट यहाँ पर देखिए कैसे लिखे थे कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा और यहाँ पर MI आ जाएगा। बस इसमें क्या करना है आपको, इसमें एक छोटा सा फिगर बनाना है, ये सब आप लोग लिख लीजिए। हम यहाँ पर इसका एक फिगर बना दे रहे हैं छोटा सा, ये भी लिख लीजिए, सब चीज सेम टू सेम रहेगा, है ना। यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, देखिए यूनिट डायमेंशन आपको याद रखना है। इसमें फिगर क्या रहेगा कि इसमें एक ही कॉइल रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें जो करंट हमारा वेरिएबल करंट रहेगा, तो वेरिएबल करंट AC होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो करंट जाएगी ये वेरिएबल करंट होगा, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, इसका करंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें जो है डबल फिगर आपको बनाने की जरूरत होती है, इस प्रकार से हम लोग बना देंगे, है ना, इस तरह से, और एकरा में लगा दीजिए वेरिएबल सोर्स, ये हो जाएगा कॉइल 1, और यहीं पर हम लोग बना देंगे कॉइल, ये हो जाएगा हमारा C2, और यहाँ से, है ना, यहाँ से आउटपुट कर देंगे, जो भी वहां पर लोड रेजिस्टेंस देना होगा हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह का जो ये सेटअप बन रहा है हम लोग का यहाँ पर, इसी सेटअप को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पाई जाएगी उसको M बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है फिगर, दोनों का बना देना है। ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में आएगा तो एक छोटा फिगर और यहाँ से यहाँ तक या तो ये डिफिनीशन या तो ये डिफिनीशन, बट ये डिफिनीशन ज्यादा अच्छा रहता है। इसको डिफिनीशन को लिखिए, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से जब हम M निकालेंगे तो 5/I हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही हमारा मेन फाइनल फार्मूला बनता है। जैसे इसको हम लोग लिखे थे उसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर इसका डिफिनीशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जैसे ये वाला जो लिखे हैं तो यही डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग। उसको भी लिख सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग, है ना, प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, और क्या लिखल है इन अ कॉइल, तो इन द नियर बाई कॉइल, बस इतनी सी बात है। देख लीजिए कैसे चेंज कर रहे हैं, इन अ कॉइल यहाँ पर लिखे हैं इन द नियर बाई कॉइल ड्यू टू वेरिएबल करंट इन द लूप, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू, है ना, ड्यू टू वेरिएबल करंट इन द फर्स्ट कॉइल, है ना। इस फर्स्ट कॉइल में जो वेरिएबल करंट होगा या इसमें होगा तो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू वेरिएबल करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज नोन एज इसी को बोला जाता है ना, इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, चलिए बढ़िया चल रहा है, कम समय में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहले ये दोनों के बीच का जो आता था ना 5 मार्क्स में आता था, तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था हम लोग को, लेकिन अब उस तरह से नहीं आता है, बहुत क्वेश्चन को तोड़ करके दिया जाता है। तो 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन जो आपका है, 4th क्वेश्चन, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, है ना। 4th क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार से है, व्हाट इज मोशनल
EMF, फाइंड इट्स फार्मूला या एक्सप्रेशन फॉर इट, ऐसे रहता है। मतलब हम अभी आपको लिखे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, तो मोशनल EMF क्या है, इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे। पहले हेडिंग ऐसे बनाने के लिए आपको आर्डर डाल लेना है, मोशनल EMF, ऐसे बढ़िया से हेडिंग ऐसे बनाना है, इसके बाद ही आपको लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो मोशनल EMF क्या होता है, बहुत आसान है। द EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल या इन अ कॉइल, इन अ कॉइल, एक्सप्रेशन भी बनाना इसलिए खाली जगह उधर रख रहे हैं। द EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मोशन करेगा तो जो उसमें EMF बनेगा इज नोन एज या इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड मोशनल EMF, है ना। इसी को हम लोग लिखेंगे मोशनल EMF, यही मोशनल EMF है। ठीक है, चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और इसको देखिए कैसे इसको लिखेंगे। अब हमको इसका डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला इसका निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान शब्दों में, है ना। तो आसान शब्दों में किस तरह से फॉर्मूला निकाला जाएगा, तो यहीं पर एक ऐसा हम लोग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये हमारा एक यूनिफॉर्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बना दिए हम लोग। और इसमें क्या करेंगे कि एक कॉइल रख लेंगे, थोड़ा मोटा वाला यहाँ पर है तो इसको रख लेंगे इस तरह से, देखिए देखिए इसे। और यहाँ पर एक स्लाइडिंग आर्म इसमें ऐसे लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा A, B और C, D। तो एक हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें स्लाइडिंग आर्म ये वाला है, और इसको हम लोग इस डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी से ऐसे मूव करा देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग B लिखेंगे और इसको हम लोग L लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो होगा L होगा और यहाँ से यहाँ तक जो होगा B होगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो हमें EMF निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, let us consider ABCD is a rectangular coil, ठीक है, having sliding arm। इसमें एक स्लाइडिंग आर्म है, स्लाइडिंग आर्म CD, है ना, स्लाइडिंग आर्म CD, यहाँ कॉमा लगा देंगे, लेंथ L एंड ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ B, यहाँ कॉमा लगा देंगे, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, हो गया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिए हैं। और एज वी नो दैट, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको EMF निकालना है, मोशनल EMF। तो EMF तो हमारा फैराडेज लॉ से आता है या लेंज लॉ से आता है, जो d∅dt होता है। बट EMF इज इक्वल टू, फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, dBA/dt हो जाएगा, इस प्रकार से। तो B तो भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा dA/dt। अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमें DA निकालना, अगर हम DA निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे जब यहाँ से ये स्लाइड करके और इस जगह पर इस पोजीशन पर आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर एक एरिया, छोटा एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनिशियल एरिया और ये हो जाएगा फाइनल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर से, अगर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, फिगर से चलेंगे तो इसको C' और इसको D' कर लेंगे हम लोग। तो आप देखिए कि बड़ा एरिया ये वाला है और छोटा एरिया ये वाला है। तो हम लोग यहाँ पर जब DA निकालेंगे तो एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB और C', D' माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इतना बड़ा लिख दिए, है ना, इसको छोटा लिखते हैं। DA जब लिखा जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB C' D' माइनस, ये बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो इस बड़े का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा dx हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं L प्लस dx हो जाएगा, इसका मतलब L प्लस, है ना, L प्लस dx इंटू हो जाएगा B माइनस L इंटू B हो जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई तो इतना ही है। और इसको रखेंगे LB
प्लस, है ना, डी एक्स इंटू, यहाँ पर ये बी आ जाएगा, बी इंटू डी एक्स माइनस एल बी, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बी इंटू डी एक्स हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू बी, है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, और डी ए बराबर कितना हो जाएगा, डी ए, तो डी ए बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर बी इंटू डी एक्स बटा डी टी, और डी एक्स बटा डी टी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी, बी और भी, समझ गए। अब अगर जैसे कि आप इसको अगर एल रख लेते हैं, है ना, इसको अगर एल रख लेते हैं तो बी एल भी हो जाएगा, तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बी वी बी। बी क्या है अब देख लो, है ना, छोटा वाला बी स्लाइडिंग आर्म का लेंथ है, समझ गए। अब बहुत जगह पर आप लोग देखे होंगे इफ बी इज इक्वल टू एल है तो ये इज इक्वल टू बी एल वी, ऐसे आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, जब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम एल मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है इसका, ये भी 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना, बहुत छोटा डेरिवेशन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर वाला में देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या रखेंगे, तो इसमें जो है, हाँ, फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जाता है कभी कभी 3 मार्क्स में, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो आपको इसको भी, ये भी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन अब आते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा चांस बनता है, तो आप इसको बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा ढंग से। 4 बार 5 बार आपको लिखने की जरूरत है, आप जितना ज्यादा लिखिएगा उतना जल्दी आपको आंसर बन जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हमको बनाना है, यहाँ पर आंसर जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, एक्सप्रेशन फॉर एल, ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पर हमको फिगर बनाने की जरूरत है जिसका एल हो जाएगा ये। ठीक है, आप देखिए क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पहले आपको हम यहां से बता रहे, देखिए एल इज इक्वल टू होता है फाई अब बटा एरिया होता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर देंगे। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन फाई हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हम एन लगा सकते हैं, तो एन फाई हो जाएगा, बट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसको देख लीजिए आप लोग, तो होता है बी इंटू एरिया होता है ना, बी इंटू एरिया। अब देखिए इस तरह से कोई सोलेनोइड है, फॉर सोलेनोइड की अगर हम बात करेंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है फॉर्मूला, देयरफॉर ये फॉर्मूला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस तरह से फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग रख देंगे, है ना, यहाँ पर हेंस हम ऐसा लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अब बटा ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, और एन बराबर एन बटा एल होता है, इंटू आई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अब बटा एल हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सेल्फ इंडक्टेंस का बन जाएगा इस प्रकार से, समझ गए। तो ऐसे ये बन जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, है ना, जैसे एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बटा एल, तो एरिया से गुना और एरिया से भागा कर दिए, तो एरिया इंटू लेंथ से वॉल्यूम हो जाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर अगर हम इसको रखते हैं, है ना, इस तरह से फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा, और इसको भी अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है, अगर कोई मीडियम की बात की जाएगी किसी मीडियम के लिए, तो म्यू नॉट बटा म्यू आर होता है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम आ जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, या म्यू नॉट को लिखिएगा आप लोग, म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू बटा म्यू नॉट, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लिखना चाहेंगे, तो म्यू नॉट म्यू आर एन, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग, तो एन स्क्वायर आई
और पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये भी फॉर्मूला है, बट आपको एग्जाम में यहीं तक रखना है, यहां तक ही है ना, रखें, यहां तक ही रखें। अब थोड़ा सा आपको यहाँ लिखना होगा कि इसका लेंथ एल हो जाएगा, नंबर्स ऑफ टर्न्स इसमें एन हो जाएंगे पर यूनिट लेंथ, और इसका यहाँ पर रेडियस हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड, let us consider a solenoid having रेडियस लिख लेते हैं पहले, रेडियस r, ठीक है, लेंथ, लेंथ क्या है जी इसका, लेंथ l, कॉमा, और लिख लेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इसका जो है l, एंड नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, ठीक है, ऐसे। और यहां लिख देंगे वी नो दैट, ये जान जाए, ये फॉर्मूला लिखेंगे और यहां से लेकर के यहां तक लिख देंगे, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए इसको भी खत्म करते हैं यहाँ पे, ये भी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो गया है, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए है, देख लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं, 5 नंबर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या लिखना है स्टूडेंट, तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, है ना, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, यहां से, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, और इसका भी 3 मार्क्स ही आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बड़ी अच्छा बात यह है कि हमको यहां से मिटाने की जरूरत, बाकी ये सब चीज ऐसी रहेगा और ये फिगर भी यही रहेगा, है ना, दोनों से काम हम चला लिए, देखिए। और आपको भी ये बात याद रखना है कि जो काम हमको अभी पिछला क्वेश्चन में हो गया था वही काम हमको यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमको एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी निकालना, तो वी नो दैट V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बट्टा डी क्यू होता है, सही बात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इस वाले चैप्टर में। तो डी डब्ल्यू बट्टा कितना हो जाएगा, डी क्यू, और यहां से देखिए हमको डी डब्ल्यू चाहिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है। बट जो हमारा ईएमएफ होता है स्टूडेंट, डी फाई बटा डी टी होता है, एंड फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L बाहर आ जाएगा, और डी आई बटा डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हैंस, ऐसे इस प्रकार से। तो डी डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एल डी आई बटा डी टी इंटू, यहाँ पर है डी क्यू, पहले से डी क्यू, देखिए, है ना, इस प्रकार से। और डी क्यू बटा डी टी क्या होता है, आई होता है। तो डी डब्ल्यू आपका कितना हो जाने वाला है, एल आई इंटू डी आई, और यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ टोटल वर्क डन, कि टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप इसको, यहाँ पर एल को बाहर निकाल दो, है ना, और आई इंटू डी आई को इंटीग्रेट कर दो, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसका आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे एनर्जी, तो हो जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर। तो बस इतना आपको लिख देना है एग्जाम में, और ये आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से सिलेक्टेड थे, काफी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है एसी जनरेटर, जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान सा है, 7वां क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको। एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप बढ़िया से रेडी करके जाइए, आपको पूरा नंबर आ जाएगा, फुल में फुल, 100 में 100 मार्क्स आएंगे, है ना। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन के लिए आपको हम बता रहे हैं, देखिए 7वां क्वेश्चन भी कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एन एसी जनरेटर, ठीक है। इसी में ये टॉपिक आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और इस बार भी बहुत चांस बनता है कि आ जाएगा। तो व्हाट इज एन एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर क्या है, राइट इट्स प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, ये 5 मार्क्स में सिलेक्टेड होता है क्वेश्चन।
बहुत इजी है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान भाषा में लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहला बात है कि हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एसी जनरेटर, ये बन गया हेडिंग। और इसका हम लोग कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, बहुत आसान शब्दों में। और इधर एक फिगर भी बना लेते हैं हम लोग इसका एसी जनरेटर का, इस तरह से, है ना। देखिए इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल लगा लेंगे, और यहाँ पर एक कॉइल रख लेंगे इस प्रकार से, इस तरह से। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा ना, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। यहाँ पर इस तरह से एक एक्सेल इसमें लगा होता है ऐसे मिडिल लाइन से, जो इसको इस प्रकार से ओमेगा स्पीड से घुमाने का काम करेगा, ओमेगा, ठीक है। और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे आपको एग्जाम में अच्छा सुंदर सा बना देना है, देखिए इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। ये हमारा ए बी सी डी आर्मेचर हो गया, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। इसको हम लोग स्लिप रिंग्स बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रशेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा B1 और ये हमारा B2 और ये हमारा S1 और ये हमारा S2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। बस इतनी सी फिगर है, यहाँ पे कॉपी का लास्ट लाइन हो गया। और जैसे कि हम लोग लिखे हैं इस तरह से यहाँ पर जल्दी जल्दी से इसको लिख देंगे हम लोग। अब क्या लिखना है इसमें स्टूडेंट्स, देखिए, है ना। अ डिवाइस, कितना आसान है, दैट, है ना, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, है ना, एसी जनरेटर। इसी को एसी जनरेटर कहा जाता है। अब देखिए आगे बता रहे हैं आपको, यही एसी जनरेटर है। अब इसका हमको क्या करना है, तो प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल। ऐसे हेडिंग बनाते जाना है आपको बढ़िया सा। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, देखिए जब इसको रोटेट कराया जाएगा ना तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो बहुत आसान है कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन EMF is induced in the coil। कॉइल में EMF आ जाता है, यही इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, एकदम इजी है ना। देखिए ऐसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ, देखो यहाँ पर कौन कौन है, टू स्ट्रॉन्ग पोल pieces of a permanent magnet in which a rectangular coil ABCD is placed and called आर्मेचर। इसी को आर्मेचर कहा जाता है। इट इज also connected with two carbon brushes and two slips ring as shown in the figure। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर डिफिनीशन हो गया, और एक और पॉइंट हम लोग का बच जाता है यहाँ पर वर्किंग, है ना। देखिए वर्किंग आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसमें, वर्किंग में यही बात हम लोग लिखेंगे जब इसको घुमाया जाता है ना। और एक और चीज आपको बता रहे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो क्या बोलते हैं,
जो डायरेक्शन होता है वो यहाँ पर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाता है, और इसको हम लोग लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड देखिए उस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इससे हम लोग दिखाते हैं। और देखिए अब ये जो फोर्स हमारा है, मान लीजिए कि हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस प्रकार से, तो फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ABCD के डायरेक्शन में करेगा। समझ गए कि नहीं? इस तरह से फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी। और फिर हाफ साइकिल जब ले लेगा, तो अभी AB में ऊपर जा रहा था और CD में नीचे आ रहा था, तो AB यहाँ चला जाएगा, CD यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर CD में ऊपर जाएगा, उसमें नीचे आने लगेगा AB में, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है हाफ साइकिल के बाद। तो इसमें हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड in the magnetic field, then for half cycle EMF flows in a particular direction, then reverses its direction, ठीक है, which is found by Fleming's right hand thumb rule, जिसे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, और लेंज लॉ से भी उसको निकाला जा सकता है, और बाय लेंज लॉ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम इससे निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल रिवर्सेस आफ्टर हाफ साइकिल के बाद बदल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग का काम आ जाता है थ्योरी का। तो थ्योरी में क्या है स्टूडेंट्स, थ्योरी में बहुत इजी बात है ईएमएफ का। तो बात जब ईएमएफ का चल रहा है, तो वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, बट फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाता है। देयरफॉर ईएमएफ शुड बी रिटन एज डी बी, है ना, बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और इस कॉइल का एरिया भी फिक्स है, और थीटा चेंज हो रहा है, जैसे इस तरह से चेंज हो रहा है थीटा बार बार, है ना, 360 डिग्री वन साइकिल में हो जाएगा तो बदल रहा है थीटा, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस, है ना, डी कॉस थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आप लोग, इसको जब हम लिखेंगे तो बी ए डी और कॉस थीटा के जगह पर ओमेगा टी हो जाएगा बटा डी टी, क्योंकि थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। तो यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा, तो बी ए आ जाएगा कितना, है ना, ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग पहले से अगर माइनस लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले से माइनस जो कि लेंज लॉ में होता है, तो इस माइनस से हमको लास्ट में यहाँ पर जो है ये माइनस जब रहेगा पहले से हमारा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर फॉर एन टर्न्स भी कर सकते हैं, है ना, एन टर्न्स के लिए, तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर इसको ई नोट साइन ओमेगा टी ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो करंट होगा करंट को हम आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है, जिसका ग्राफ बाद में जो है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ना, ऐसे ग्राफ बनता है। तो ग्राफ हमको डिस्कस नहीं करना है, बस इतनी सी चीज बतानी है। ये पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनिश हो गया यहाँ पे, और इस तरह से 7 क्वेश्चन में हम इसको पूरा कवर कर चुके हैं, फुल डिटेल्स में आपको बताई गई है। अगला जो पार्ट हम लोग का आता है, अभी काफी समय है, तो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में इंक्लूड करेंगे, एसी को भी लेकर के आ रहे हैं इसी में, आप लोग देखिए। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए
एसी जो इसमें हम लोग लेकर के आए हैं, अभी ईएमआई हो चुका है। एसी का बात करते हैं 8 क्वेश्चन के साथ। तो 8 क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें आई एवरेज और आई मीन वैल्यू का एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान सा बात है। पहला नंबर, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ आई मीन, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन ऑफ आई मीन हो गया, और आई इसी को एवरेज कहा जाता है, और एक होता है आरएमएस। तो ये क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इस बार भी इसका चांस बनता है 5 मार्क्स में भी इसको पूछता है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 1-1 नंबर में इसको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कितना अच्छा से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आई एवरेज या फिर आई मीन वैल्यू। तो आई मीन वैल्यू को कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत आसान शब्दों में इसको हमको निकालना है वैल्यू। तो देखिए, है ना, सबसे आसान शब्द में कैसे निकालेंगे, जैसे एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहां से हो जाएगा देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी हो जाएगा। तो आई का मान यहां रख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा, और यहां से बन जाएगा डी क्यू। तो टोटल चार्ज जब हम निकालेंगे, टोटल चार्ज, जब इसको हाफ साइकिल में डिफाइन किया जाता है टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो डी क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई नोट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से t बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग क्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये आई नॉट हो जाएगा। साइन का क्या होता है, पहले ओमेगा नीचे आ जाएगा, है ना, तो ओमेगा ऐसे नीचे आ जाएगा आपका, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे लिमिट चढ़ जाएगा 0 और t बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई नॉट बटा ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे इसको रख लेंगे हम लोग माइनस कॉस 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर t बाई 2, फिर माइनस और माइनस प्लस कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आई नोट हो जाएगा बटा ओमेगा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पाई बच जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और प्लस ये भी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 आई नोट बटा ओमेगा, ये चार्ज इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा ये। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यहाँ पे चलेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमसे क्या बोलता है स्टूडेंट, तो डिफिनीशन कहता है कि चार्ज उतना ही जाना चाहिए जितना डीसी भेजेगा, बट इट इज सेंड बाय द एसी इन द हाफ साइकिल। तो आई इंटू टाइम, जैसे यहाँ पर देखिए लिखे थे आई इंटू टाइम, तो टाइम यहाँ पर t बाई 2 हो जाएगा हाफ साइकिल में। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4, तो 3rd एंड 4 बराबर होंगे, तो फ्रॉम लिख लेंगे हम लोग, फ्रॉम 3rd एंड 4, तो दोनों से चलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, और इसी करंट को आई एवरेज करंट कहा जाएगा। आई एवरेज इंटू टी बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आई नॉट बटा ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होता है। तो इसको यहाँ पर रख देंगे, देयरफॉर आई एवरेज शुड बी रिटन एज टी बाई 2, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 आई नॉट बटा कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा टी हो जाएगा। तो यह नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो 2 से 2 मर जाएगा, और इसको से ही मर जाएगा, तो आई एवरेज जो बच जाएगा हमारा 2 आई नॉट बटा पाई बच जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका एक्सप्रेशन है जिसको आपको याद रखना है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.637 इंटू आई नॉट हो जाएगा, या 63.7% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंटीग्रेशन की वजह से काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और सेकेंड वाला आपको हम बता रहे हैं जिसमें कि आरएमएस कैसे निकाला जाएगा, है ना। यहाँ पे हम हेडिंग चेंज करेंगे, और यहाँ पर चेंज करेंगे, और इसके बाद देखिए कैसे इसको बनाते हैं। देखिए तो चलिए बी नंबर देखिए आप लोग, बी नंबर क्या है, आई आरएमएस हमको निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है हमें ये निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पर हम लोग को हीट पर डिफाइन करना होता है, तो DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी रखना पड़ता है हम लोग, है ना। तो नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि DH जो है हमारा I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा R इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसको और कंटिन्यू आगे करते हैं, I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। अब यहाँ पर DH है। नाउ टोटल हीट, अगर हम टोटल हीट निकालते हैं तो कैसे निकाला जाएगा? टोटल हीट, आप देखिए टोटल हीट पूरा फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, मन से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आई नॉट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर अंदर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये एच हो जाएगा और यहाँ पर आई स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसको बंद कर देते हैं, इंटू डी टी और यहाँ पर लिमिट, और ये लिमिट 0 से टी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब h निकालिएगा स्टूडेंट्स तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, और इसको शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कि साइन को जब लेकर के जाएंगे कहाँ पे, फुल साइकिल में, कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का क्या होगा, साइन का फुल साइकिल में 0 होगा और साइन का 0 वाला टाइम पे 0 रहता ही है, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ये 2 तो हमको बाहर आ जाएगा यहाँ पर और ये dt यहाँ पर आ जाएगा तो t बन जाएगा इस तरह से। तो इसका पूरा इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 3rd। अब बाय डिफिनीशन फिर यहाँ से लिखेंगे, बाय डिफिनीशन I और यहाँ पर RMS, इसको तब कहेंगे जब हमारा टाइम t हो जाएगा, जैसे यहाँ पर टाइम dt था और टाइम वहां पर t हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4, दोनों से चलेंगे, तो दोनों से चलेंगे तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी और आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, इससे ही मर जाएगा, तो यहाँ पर आई आर एम एस जो बचेगा स्टूडेंट्स, इधर से उधर रूट चढ़ा जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो आई आर एम एस जो हो जाएगा, आपको थोड़ा गणित आना चाहिए इसके लिए, तभी आप कर पाओगे, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √2 बच जाएगा, यही हमारा आरएमएस का मान हो जाएगा। और इसको और अच्छा से लिखेंगे डिवाइड करके, तो 0.707 इंटू आई नॉट हो जाएगा और 70.7% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप यहाँ तक बनाना है, इस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्म है, आप बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 9th क्वेश्चन देखिए, तो 9th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका, है ना, 9th क्वेश्चन में एलसीआर सीरीज सर्किट को हमको डिफाइन करना है, उसको देखना है किस तरह से आएगा, है ना। तो बहुत आसान है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट एंड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इट। इसका हमें फॉर्मूला भी बताना है और ये हमारा 5 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स, इस पर आने का चांस भी इसका बन रहा है बहुत ज्यादा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान शब्दों में पहले आपको एलसीआर सीरीज सर्किट हेडिंग ऐसे बढ़िया बना लेना है, इसका डिफिनीशन नहीं लिखना है आपको परीक्षा में। अब क्या करना है सो देखिए, पहले इसका फिगर बनेगा, एक फिगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे, है ना। देखिए एक फिगर जिसमें हम लोग रजिस्टर लगा लेते हैं, एक इंडक्टर लगा लेते हैं और एक ऐसे कैपेसिटर लगा लेते हैं, बढ़िया सुंदर सा फिगर, ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया। तो एल सी आर सीरीज सर्किट, है ना। यहाँ पर जो रजिस्टर वोल्टेज होगा वी आर होगा, यहाँ पर जो होगा वी एल होगा और यहाँ पर जो होगा वी सी होगा, बट करंट इन द ऑल डिवाइसेस शुड बी सेम, सेम होना चाहिए इसमें, इस तरह से। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक सुंदर फिगर बना दीजिएगा और यहाँ पर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी कर देना है, करंट इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, जिधर मर्जी उधर से भी जाएगा। इसका ये हो गया सर्किट डायग्राम हो गया, इसको हम लोग सर्किट डायग्राम इसको बोलेंगे, डायग्राम। और इसका एक फेजर डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स,
है ना। फेजर डायग्राम एक ही बार में बना लेते हैं। फेजर डायग्राम पहले सारा चीज बना लेते हैं, इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो फेजर डायग्राम में क्या है, बहुत इजी है। इस प्रकार से आपको एक फेजर डायग्राम बनाना है। देखिए इस प्रकार से, इसको हम लोग रखेंगे VL और इसको रखेंगे VC। ये जितना पॉइंट हमारा इधर बनेगा इतना ही इसमें से कट हो जाएगा, तो यहां तक बन जाएगा। और इसको यहां से लेकर के ऐसे आ जाएंगे यहां तक, है ना। ये हमारा बन जाएगा VR और ये हो जाएगा I। ठीक, चलिए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट बनेगा इसको बोलेंगे VL माइनस VC, ये वाला पोर्शन ये। ठीक है, इस तरह से। और यहां से जो हमारा निकलेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। ये दोनों का रिजल्ट ये बन जाएगा, और ये तीनों का रिजल्ट, इसका भी वैल्यू इतना ही रहेगा और इस सब का रिजल्ट यही रहेगा हमारा V, है ना। ये रहेगा हमारा फाइनल वोल्टेज, या फिर JDC से हमारा निकल करके आएगा। यहाँ पर बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा π/2 और ये बन जाएगा π/2 और इसके लिए बन जाएगा, है ना, 0 डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक है, नामकरण भी आप कर सकते हैं अपना मन से, जैसे यहाँ पर O लिख दीजिए, यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए। OAB एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग को यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। लेट अस कंसीडर a LCR series circuit is as shown in the figure, of which phasor diagram is also drawn below। हो गया। लेट अस कंसीडर LCR सीरीज सर्किट इज एज शोन इन द फिगर, दिखाया गया है। ऑफ विच फेजर डायग्राम इज आल्सो ड्रॉन बिलो। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऐसे, V बराबर क्या होगा, VR क्या होगा, और क्या बोलते हैं इसको, VL हो गया, VC हो गया। इस तरह से सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। और भी चीज एक्सप्लेन करनी है हम लोग को। R क्या होता है, R क्या होता है, X L क्या होगा और XC क्या होगा। हमको यहाँ देखने दीजिए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, XC। तो XC यहाँ पर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। लेट दिख रहा है, देखिए, हाँ लेट तो बहुत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेट, है ना, VR VL VC, फिर इसके बाद R लिख लेंगे, जरूरी पड़ेगा हम लोग को। फिर इसके बाद XL XC, यहाँ पर एंड लगा देंगे, एंड XC। अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या है, इसको हम लोग नाम देते हैं अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड AC वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाइड AC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ठीक। और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टर हो जाएगा इस प्रकार से। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा, कैपेसिटर। और ये हमारा रेजिस्टर हो जाएगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। और ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये सब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिखेंगे इन दिस सर्किट फ्रॉम फेजर डायग्राम ना, फेजर डायग्राम, it is या it can be seen
इट कैन बी सीन, यह देखा जा सकता है कि, है ना, इट कैन बी सीन दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज फॉर, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा इसे। हाँ, सीन दैट फॉर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज, है ना। फिर कॉमा देकर के लिखेंगे फॉर इंडक्टिव सर्किट दे आर आउट ऑफ फेज by pi by 2 एंड ऑल्सो देखिए हम लोग और भी दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि इंडक्टिव सर्किट जो होता है इसमें करंट पीछे हो जाता है, इसमें करंट आगे हो जाता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2 बाय द वोल्टेज, या फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ या बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। तो वही चीज यहाँ पर आउट ऑफ फेज हम लोग लिख दिए हैं डायरेक्टली, है ना, कि आर इन द सेम फेज फॉर इंडक्टिव सर्किट दे आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाई 2 एंड ऑल्सो फॉर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी ऐसा है, ऑल्सो फॉर कैपेसिटिव सर्किट इट इज ट्रू, उसके लिए भी ऐसा है ना। चलिए यहां तक लिख दिए। अब यहां पर फिर से लिखेंगे हम लोग, है ना, इस प्रकार से फ्रॉम फेजर डायग्राम से अगर हम लोग चलते हैं तो जो वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, जो वोल्टेज है तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, तो VR प्लस VL प्लस VC हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बट VR यहां पर हो जाएगा, देखिए VR, और ये कितना हो जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, या फिर वेक्टर्स लॉ, अगर वेक्टर्स लॉ के यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, यूजिंग वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, अगर हम इसको यूज करते हैं तब देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो जो हमारा फाइनल वोल्टेज है इसका, वो कैसे निकल करके आएगा फाइनल वोल्टेज, तो इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, इस प्रकार से देखिए, है ना, इससे हमको निकल करके आ जाएगा। अब इसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है, वोल्टेज बराबर IR होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे IR और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ओवर रूट चढ़ जाएगा, फिर से इसको लिखेंगे हम लोग, तो I को कॉमन किया जा सकता है, I स्क्वायर यहाँ से सब जगह से, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर, इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ से हमारा ये टर्म ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा जगह के अभाव में हमको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं छोटा छोटा, देखिए आप लोग थोड़ा सा छोटी छोटी लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ से इसको हटा देंगे हम लोग I को, तो यहाँ पे बन जाएगा VI बाहर रूट ओवर में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा V बटा I इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर ओवर रूट, और इसी को लिखा जाता है Z इज इक्वल टू V बटा I इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर। इतना ही आपको लिखना है स्टूडेंट, इतना ही लिखना है और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट है, अब बढ़िया है, देख लीजिए कितना ढंग से सजा के लिखे हैं। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर पक्का मिल ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन चल रहा था हम लोग का ये, हाँ, तो 8 नंबर क्वेश्चन था या 9 नंबर क्वेश्चन था, तो 9 नंबर ये क्वेश्चन था हम लोग का, 1 2, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन था ये। इसके बाद अब 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो ये 9th नंबर क्वेश्चन था, 8 हो चुका था उधर, अब यहाँ पे 9 क्वेश्चन हुआ ये,
है ना, 9th नंबर क्वेश्चन। अब आप चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सब दिख रहा है ना अच्छा से? थोड़ा सा क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। यहाँ 10 नंबर लिख लेते हैं क्योंकि मैं भूल जाता हूं। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत आसान सवाल है ना। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का ट्रांसफॉर्मर रखे हैं, ट्रांसफॉर्मर। ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट इट। ये भी 5 मार्क्स का है। जैसे अभी सब लिखते हैं हम लोग उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। तो कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर पहले हेडिंग बना लेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर ऐसे बना लिए। और इसका एक फिगर भी बना लेते हैं। ऐसे इसी चैप्टर में ट्रांसफॉर्मर फुल डिटेल्स में पढ़ाई गई है। आप मेरा वीडियो में जाकर के चैनल पे देखिए, पूरा डिटेल्स में बताई गई है। और कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मर को मैं फिर से आपको बता ही दे रहा हूँ। और नहीं तो जैसा आप कहिएगा मैं यहाँ पर इसका क्या करें, डाल दे फोटो या फिर बना दे। चलिए बना ही देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में जब आप बैठिएगा, और जिनको भी इसके बारे में ऑल डिटेल्स पूरा चाहिए जानकारी, वो जाकर के चैनल पे जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं ऐसे, देखिए इस तरह से। ये एक आयरन कोर होता है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल को लपेट देते हैं इस तरह से। हो गया, ये हमारा यहाँ पर इनपुट हो जाता है, इनपुट एसी हो जाता है। और यहां से हमें ये आउटपुट हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट एसी, है ना। और ये हमारा हो जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो है ये हो जाता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। और इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। इसमें जो फ्लक्स रहेगा 5p रहेगा, इसमें जो फ्लक्स रहेगा, हाँ, इसमें 5s रहेगा। इसमें नंबर सब टर्न्स प्राइमरी का, इसमें नंबर सब टर्न्स सेकेंडरी का रहेगा। इसमें करंट ip रहेगा प्राइमरी का, और इसमें करंट जो होगा I सेकेंडरी हो जाएगा। तो इतनी सी चीज आपको मेंशन कर देनी है, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है। तो बहुत आसान सा बात है। और डिवाइस इसमें हम लोग लिखेंगे दैट, है ना, कन्वर्ट्स लो AC वोल्टेज इनटू हाई AC वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। इसी को ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, ये हो गया डिफिनीशन। अब इसका प्रिंसिपल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। प्रिंसिपल क्या है, बहुत आसान प्रिंसिपल है। हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। और इसमें हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सॉफ्ट
आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए, कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, हो गया, एंड wounded by an insulating copper wire, फुल स्टॉप। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे, है ना, द coil connected to the input source, input AC source is called primary coil, while जबकि जो दूसरा वाला है, while another coil connected with output is called, इसी को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। बहुत अच्छा रहता है इसको 5 नंबर में लिखना। अब यहाँ पर हम लोग जैसे वर्किंग वगैरह नहीं लिखते हैं हम लोग इसमें डायरेक्ट, अब इसमें हम लोग लिखते हैं थ्योरी लिखते हैं, यही लिखा ही जाता है थ्योरी। अब थ्योरी में क्या करना है, देखिए थ्योरी में बहुत आसान सा बात है ना, कि हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर फर्स्ट कॉइल का बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा, ईपी बनेगा, और एनपी और डी फाई पी बाई डी टी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और फॉर सेकेंड कॉइल का अगर हम बात करेंगे, सेकेंड कॉइल का, तो ई एस हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, डी फाई एस बाई डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। यहाँ पर लिखेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि इधर जितना एनर्जी है उधर भी उतना एनर्जी चली जाती है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में डी फाई प्राइमरी का और डी फाई, है ना, सेकेंडरी का दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो टाइम भी बराबर तो है ही, डी टी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस ई पी, है ना, ई पी बटा ई एस इज इक्वल टू एन पी बटा एन एस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। बट जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू जो वी आई होता है, देयरफॉर, तो इस पावर को कैसे लिखेंगे, तो पावर को दोनों के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो वोल्टेज इसको लिखा जाता है ईपी इंटू आई पी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको और नीचे जगह है कि नहीं है, वहां दिख नहीं रहा है, देयरफॉर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ईपी बटा ई एस इज इक्वल टू आई एस बटा आईपी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर अभी 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 एंड 4 से चलेंगे, है ना, इसी को लिख दिए है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर फाइनल, कि ईपी बटा ई एस जो होगा इक्वल टू एनपी बटा एन एस होगा, और इक्वल टू आई एस बटा आईपी हो जाएगा। इसको बोलते हैं के, वेयर के इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो इसको लिख देंगे, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मर रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, 5 मार्क्स आपका काम इजिली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर नहीं दिख रहा था, हम इधर घुमा दे रहे हैं, अब दिख रहा है, बढ़िया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का था यहाँ तक। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का जो है कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है ना। और एक आप लोग को हम बोलेंगे, ये क्वेश्चन है जो आपका बुक में है, हम क्वेश्चन को लिखना नहीं चाह रहे हैं, अभी टाइम आप ही लोग का बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन। तो आप उस क्वेश्चन को अपना से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऐसे हम इसका एक्सरसाइज कराए हैं, आप वीडियो को चैनल पे जाकर के देखिएगा, तो हमने एक्सरसाइज करा रखा है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन जो है 7.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर आपको 11 हो गया, ये तो 10 हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो 11 में क्या आपको दिया है, 11 का मतलब है 7.3 का एक्सरसाइज और 12 क्वेश्चन का मतलब है 7.4 एक्सरसाइज। तो इसका हम सॉल्यूशन करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अलग से पार्ट आपको बना दे रहे हैं, उसको देखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो इस सीरीज 6 का जो क्वेश्चन 11 है और 12 है, एक न्यूमेरिकल है। जो इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा और वो जो भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपका 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स में कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर जो हेनरी लिखा है तो एल का मतलब होता है और मिली का मतलब 10⁻⁻⁴ हेनरी। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड वी आर एम एस, गिवन वोल्टेज इज वी आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, तो 220 वोल्ट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो 50 हर्ट्ज है। डिटरमाइन द आरएमएस करंट, तो हमको आई आरएमएस बताना है, तो वी आरएमएस बटा यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट है तो एक्स एल हो जाएगा। तो वी तो है और एक्सएल बराबर एल ओमेगा होता है और वी है और एल इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ होता है। तो सभी को लिख देना है 220 वोल्ट, एल का वैल्यू आपको 44 गुना 10⁻⁻3, 2 पाई का मतलब 3.14 और फ्रीक्वेंसी 50 है। तो ये आपका एम्पियर करंट निकल करके आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप लोग। इसी तरह से यहाँ पर भी 60 जो ये लिखा हो फेराड, तो ये C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड है जो -6 फेराड के बराबर हो जाएगा। और वोल्टेज कितना है, तो ये भी VRMS है, 110 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। और यहाँ पर आपसे फिर से करंट पूछा है, करंट IRMS पूछा है ना, IRMS। तो करंट IRMS बराबर VIRMS बटा इसमें XC हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट बनेगा तो V और बटा XC बराबर 1 बटा C ओमेगा होता है, जो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो V इंटू सी ओमेगा और V इंटू सी बराबर 2 पाई, और C का मान दिया हुआ है, C रहेगा और ओमेगा 2 पाई F हो जाएगा। तो सब रखिए अब, तो यहाँ पे रखिएगा 110 और C हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 60, और ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर करंट में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं तो हमारा एसी भी कंप्लीट हो जाता है इतना में। अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में। 2 ही क्वेश्चन बन रहा है इसमें, ज्यादा चांस 2 क्वेश्चन का है। देखिए किस तरह से है, तो 11, 12 एंड नाउ 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसी में आ जाएगा बहुत इजीली। देखिए, तो 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर से है 13 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत आसान होता है, इसका वीडियो भी बन चुका है, आप देख सकते हैं अच्छा से। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं किस तरह से इसको लिखेंगे आंसर। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत आसान डिफिनीशन, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular to the direction of propagation of the wave, then it is called electromagnetic wave या EM वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक छोटा फिगर आपको बनाना है स्टूडेंट इसमें, इस तरह से बढ़िया सा एक फिगर आपको बना देना है ऐसे। ठीक है, वाई एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस और एक यहाँ पर ये बन जाएगा जेड एक्सिस। तो एक दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं इसके लिए हम लोग, देखिए इस तरह से। ये हो गया, ये जेड एक्सिस है हमारा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो रहेगा हमारा
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो जाएगा। तो बस इतनी फिगर बनाना है, और आप लिखना भी चाहिएगा तो ई बराबर लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यह इसका इक्वेशन हो जाएगा ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में है, हाँ नहीं, ये इसमें है वाई डायरेक्शन में है, और ये हमारा जेड डायरेक्शन में है। तो बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका इक्वेशन हो जाएगा, और स्पीड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में जो है v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप, है ना, उस डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वेक्टर साइन चढ़ाते हैं तो जे कैप, और यहाँ पर वेक्टर साइन चढ़ाते हैं तो यहाँ पर लगाना होगा के कैप, इस तरह से। और इसका आपको प्रॉपर्टीज भी लिखना है एग्जाम में, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बहुत आसान भाषा में हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे, 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोग को लिख देना है। तो बहुत आसान क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज v is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और v is equal to 1 upon रूट ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। और इसके बाद तीसरा नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटिंग, या ऑसिलेटिंग भी लिख सकते हैं आप, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका स्पीड क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, है ना, कैन बी पोलराइज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी, है ना, पोलराइज्ड हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन शो इंटरफेरेंस कैन शो डिफ्रैक्शन हो गया। बहुत सारा है प्रॉपर्टीज, कैन शो डिफ्रैक्शन, कैन शो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड, है ना, और इसके बाद जो है रिफ्रैक्टेड, बहुत होता है इसका प्रॉपर्टीज, अभी सब आपको हम बता दे रहे हैं। और भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि कैरी मोमेंटम, कैरी एनर्जी, ये सब एग्जैक्ट प्रेशर, बहुत सारा चीज इसमें आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बट इतना पॉइंट काफी है, 3 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये डिफिनीशन लिखना है और इस तरह से लिखना है। प्रॉपर्टीज भी पूछेगा तो लिख सकते हैं, और इसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन में आते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से, उसको आपको बता रहे, देखिए। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी चांसेस है कि आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर में राइट द यूजेज ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पूछता है, तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी टू स्टडी इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दे आर 7। रमीलक्स जी के माध्यम से पूरा बताया गया, वीडियो में एक बार जरूर विजिट कीजिए, देखिए पूरा डिटेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बताए हैं ढंग से। तो आप वहां भी जाकर के पूरा आपको चैप्टर पढ़ के जाना है, ना कि बस इतना ही पढ़ के जाना है, इतना आपको नेसेसरीली याद करके जाना है, ये बात है, ठीक है। तो कौन कौन सा हम लोग को यहाँ पर करना है, जैसे जो मेन जो हम लोग का है, जैसे फर्स्ट में आपका एक्स रेज है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग जिसको रखे हैं, फर्स्ट में एक्स रेज को रखे हैं, ठीक है।
तो एक्स रेज को रखे हैं स्टूडेंट। तो इसमें पहला यूज इसका जो है, इट इज यूज्ड इन सर्जरी। तो इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं? सर्जरी में करते हैं। दूसरा नंबर, इट इज यूज टू लोकेट द बुलेट इन आवर बॉडी। इसके बाद तीसरा यूज है, इट इज यूज्ड टू, है ना, फिगर आउट या लोकेट द फ्रैक्चर इन द बोन। हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो यूज है आपका यूवी रेज, ठीक है। तो यूवी रेज का क्या है? यूवी रेज, तो यूवी रेज सेकेंड वाला जो हम लोग को याद करके जाना है, यूवी रेज के बारे में याद करके जाना है, जिसका फर्स्ट यूज क्या रहेगा? इट इज यूज्ड टू, दो यूज ही पूछता है आपसे, दो, मात्र दो पूछेगा, जब पूछेगा तो दो यूज पूछेगा। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। फिर इसके बाद इट इज यूज्ड टू, है ना, डिटेक्ट द इनविजिबल राइटिंग, जो इनविजिबल राइटिंग होता है उसको ही पता करने में आपको हेल्प करता है। एक और यूज हम लोग लिख लेंगे इसका, है ना, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट, जो फिंगरप्रिंट होता है उसके लिए। तीसरा नंबर में हम लोग जिसको रखे हैं स्टूडेंट, तीसरा में हम लोग रखे हैं इंफ्रारेड। यूवी रेज, एक्स रेज बहुत ज्यादा आता है, फिर इसके बाद आपका इंफ्रारेड आता है, बहुत ज्यादा चांस रहता है इंफ्रारेड का भी। तो इंफ्रारेड वेव, तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड करके लिखेंगे ऐसे। इट इज यूज टू, है ना, इट इज यूज टू, सबसे फर्स्ट है आपका मस्क्यूलर स्ट्रेन, यूज टू ट्रीट मस्क्यूलर स्ट्रेन हो गया। सेकेंड नंबर जो है आपका, है ना, सेकेंड नंबर में है आपका इनसोलर वाटर, है ना, इट इज यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर। सी नंबर, इट इज यूज्ड इन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, सैटेलाइट, इट इज यूज्ड इन सैटेलाइट एज एनर्जी सोर्स के रूप में। फिर इसके बाद इट इज यूज्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू टेक फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग, है ना, फॉग और स्मोक, ये हो जाएगा, तीसरा हो गया। चौथा एक और हम लोग रखे हैं जिसको हम लोग रखेंगे माइक्रोवेव के रूप में रखेंगे, है ना, माइक्रोवेव का चौथा नंबर हम लोग रखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद ही लिख पाएंगे, तो ऊपर रख लेते हैं, देखिए इसको एक्सरेज की जगह पे यहाँ पे, और ऐसे इसको भी नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन चलिए। तो चौथा नंबर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में माइक्रोवेव रखेंगे, है ना, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव में ऐसी इसी तरह से लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेवन मशीन जो होता है, मतलब टू कुक फूड, भोजन को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है आपको, रडार कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन। दो तीन बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। रडार कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल और एयरक्राफ्ट जो होता है उसका स्पीड हो गया, क्रिकेट बॉल का स्पीड हो गया, उसको स्पीड को पता करने के लिए, स्पीड को रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इट इज यूज्ड इन वार्मिंग फूड,
यही वाला है बात, है ना, वार्मिंग फूड और कुकिंग फूड, भोजन को गर्म करने के लिए भी करते हैं। तो ये 4 पर बहुत ज्यादा चांस बनता है कि 2 ही पूछता है। हम 4 लिखवाए हैं, 2 में से कोई में से 2 पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये खत्म हो जाता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार इसको पढ़िए, याद कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा एग्जाम में। और आपको आंसर इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं पार्ट 7 में, जिसमें आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों लेकर के आएंगे, ठीक है। और एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें लास्ट कर देंगे, उसको पूरा फाइनल कर देंगे। जैसे आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया, एटम न्यूक्लियस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वो सब मिला करके 20 क्वेश्चन बनेंगे उस सब में, या 15 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, 2 और सीरीज लाएंगे और 7 और 8 में कंप्लीट कर देंगे, और फिर आप एग्जाम का अच्छा से तैयारी करके जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। और इसमें आप कितना प्यार देते हैं, कितना वीडियो को देखते हैं, उसके आधार पर ही अगला वीडियो आपको दिया जाएगा।